हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब अच्छे हैं और सेफ़ भी हैं अपने घर पे जहाँ पर भी हैं आप। ना आज हम दोबारा से पढ़ने जा रहे हैं वही केमिस्ट्री, जो हमारा सब्जेक्ट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी कप के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है हमारा जी कप। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 3 रहेगा जी कप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए हमारा ये केमिस्ट्री का। ठीक है, आज हम टॉप 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर बेस्ड है। आप जो बच्चे प्रीवियस हमारे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ले चुके होंगे उनको भी पता होगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये अपना लेक्चर जो भी रहता है, और कितने ज़्यादा क्वेश्चन हमारे मैच खाते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो केमिस्ट्री के भी और चाहे जो भी। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा मैच खाते हैं। अगर आप कोई भी पेपर उठा के देखो किसी भी ईयर का केमिस्ट्री के, जो भी हम लोग यहाँ पे सेट कराते हैं टॉप 50 टॉप 100 क्वेश्चन का, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपका जाता है, मैच खाता है। तो एक बार फिर से चलिए स्टार्ट करते हैं गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट के साथ। ठीक है, तो आपको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा एक पांडे जी टेक्निकल नाम का ऐप लॉन्च हो चुका है। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूं पास से। आप जाके प्ले स्टोर पे बस टाइप करना है आपको पांडे जी टेक्निकल, ये रहा आपका नाम, ये एप्लीकेशन का। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ये है एप्लीकेशन का नाम। आपको जाके बस वहाँ पे सिंपली टाइप करना है और जाके बस टाइप करके डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद आपको एक और टास्क करना है, काफ़ी सिंपल सा टास्क है। आपको वहाँ जाके 5 स्टार की रेटिंग देनी है। ठीक है, 5 स्टार की रेटिंग देनी है और रिव्यू राइट डाउन करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इस ऐप में क्या है भाई, इस ऐप में आपका लाइव क्लासेस चलेंगी, लाइव टेस्ट रहेगा, पीडीएफ नोट्स रहेगा, फ्री क्लासेस भी हैं और पेड क्लासेस भी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है अगर आप इस एप्लीकेशन को ज्वाइन किए हो। और काफ़ी मिनिमम प्राइस पे आपके बैचेस हैं, 99 वाले बैचेस हैं, 99 रुपीज़, 199 रुपीज़ के भी बैचेस हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इजी है और काफ़ी ज़्यादा बच्चे अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि ये ऐसा बैच इसके अंदर है, एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि गरीब से गरीब बच्चों के लिए भी बनाया गया है ताकि सब हर कोई बच्चा अफोर्ड कर सके और अच्छे से अच्छे टॉप कॉलेजेस में अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके दाखिला ले सके। तो होपफुली आपको ये पता चल गया होगा एप्लीकेशन के बारे में, और आप इस क्लास के एंड होने के बाद आप जाते ही होंगे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए। तो मेक श्योर आप भूलें ना, डाउनलोड करें, और जो डाउनलोड कर चुके हैं वो लाइव चैट में बता दें पहले से ही। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, और जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और क्यों होने वाला है ये मैं प्रीवियसली आपको बता चुका, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्या है भाई, देख लेते हैं। इसको जूम इन जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, इनमें से सबसे छोटा कौन है। आपका पहला क्वेश्चन, इनमें से सबसे छोटा कौन है। अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ठीक है, आपका एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब में सबसे छोटे आपके क्या हैं। आप फटाक से बताओ भाई, काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और आपको मैं भी बता दूं यार, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका 80% तो आपको याद करने वाला ही चीज़ मिलेगा। इसमें ज़्यादा ना न्यूमेरिक रहेगा ना कुछ रहेगा, बस आपको याद करने वाला इसमें ज़्यादा रहेगा। तो आप केमिस्ट्री 25 मार्क्स, 25% ये वेटेज रखता है। ठीक है, यानी 25 × 4 = 100 मार्क्स आपको ये देगा। तो 100 मार्क्स के लिए 25 है, तो आप यहाँ से सेशन देख ले रहे हो और अगर सारा और अच्छे समझ लेते हो तो वो भी आपके लिए मोर देन इनफ है। तो आप इन चारों में से ऑप्शन बताओ क्या करेक्ट होगा। अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। आपके पास है 5 सेकंड का टाइम। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, और जो बच्चे बता दे रहे हैं तो भाई वो तो भाई मान जाएंगे कि हाँ अच्छे से, हम मान जाएंगे कि वो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो आंसर मैं बता दूं भाई, इसका आंसर है सी, इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे ज़्यादा सबसे छोटा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है। अगर ये ऑप्शन में देखें चारों ऑप्शन में, तो चारों ऑप्शन में भी वो सबसे छोटा है हमारा, क्या, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है। तो बहुत सारे बच्चे करेक्ट ऑप्शन बता भी रहे हैं, तो ये इससे तो ये कंफर्म हो गया कि वो लोग अच्छे से अपनी जम की तैयारी भी कर रहे हैं ना। भाई आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे क्या है, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है, तत्वों और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है। रासायनिक सूत्र द्वारा,
इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी द्वारा, न्यूट्रॉन की मौजूदगी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। क्यों? उसका रीज़न ये है कि काफ़ी ज़्यादा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जीकअप में कई बार ये रिपीट हो चुका है, इस वजह से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो अब इसका आंसर बताओ कि तत्वों और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है, यानी रासायनिक यानी केमिकल सूत्र द्वारा, या फिर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस द्वारा, न्यूट्रॉन के प्रेजेंस द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आपके पास है 5 सेकंड, आप जल्दी से लाइव चैट में कमेंट डाउन करो या फिर लाइव चैट करो, जल्दी बताओ। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन हो जाता है भाई ये। इसका आंसर हम बताते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो बताया उसको मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, क्योंकि आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है और आप टॉप के कॉलेजेस पाने के लिए काबिल हो। ठीक है, आप डिज़र्व करते हो कि आप टॉप कॉलेजेस लो। तो इसका ऑप्शन ए होगा, यानी रासायनिक सूत्र द्वारा, यानी केमिकल फार्मूला द्वारा हम लोग तत्वों और यौगिक के अणुओं को दर्शा सकते हैं। जैसे आपका आयरन हो गया तो उसको Fe के द्वारा दर्शा देंगे, तो आपका कार्बन हो गया C के द्वारा, ऑक्सीजन हो गया O के द्वारा। तो यही हमारा एक बना हुआ है धारणा कि हम लोग केमिकल फार्मूला के द्वारा ही तत्वों के और यौगिक के अणुओं को दर्शा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और भी ज़्यादा सिंपल हो जाता है, आप पढ़ो क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारा किस चीज़ के ऊपर बेस है? अणु भार पर सॉरी परमाणु भार पर, परमाणु क्रमांक पर, न्यूट्रॉनों पर। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, आप जल्दी से बताओ। इसके लिए 5 सेकंड आपको टाइम दिया जाता है। ये सब देखो याद करने वाले क्वेश्चन हैं, इन सबको अगर याद किए हो तो ठीक है, नहीं तो भाई आप तुक्का लगा के आओगे और कुछ नहीं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी किस चीज़ पर आधारित है? अणु भार पर, परमाणु भार पर, परमाणु क्रमांक पर, न्यूट्रॉनों पर। यानी आपका एटॉमिक वेट पे, कि एटॉमिक मास, कि एटॉमिक नंबर, कि न्यूट्रॉनों पर। जल्दी बताओ, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो आपको भी पता है जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है, जो कि हमारा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जो कि हमारे मोज़ले साहब ने दिया था, उसमें एटॉमिक नंबर के आधार पे सब कुछ बनाया गया। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, उसका एक रहता है एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी देख रहे होगे, परमाणु क्रमांक। तो ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी हमारा एटॉमिक नंबर पे आधारित है, ठीक है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है हमारा आधुनिक आवर्त सारणी। अगर वहीं बात करें हमारे दमित्र मेंडलीव जो बनाए थे, वो एटॉमिक मास पर था, यानी परमाणु भार पर हमारा जो होता था उस पे आधारित था उनका जो पीरियोडिक टेबल था। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है भाई, वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। अगर दमित्र मेंडलीव का बोलता है तो आप परमाणु भार कर दोगे, लेकिन अगर आधुनिक आवर्त की बात करता है तो आप परमाणु क्रमांक करके आओगे। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। now आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। आ गया भाई, काफ़ी ज़्यादा फिर से सिंपल क्वेश्चन। टिंचर आयोडीन है, ऑप्शन है आयोडीन का जलीय विलयन, आयोडीन का एसिटिलीन के साथ विलयन, आयोडीन का बेंजीन के साथ विलयन, आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन। ठीक है, इन चारों में से आप जल्दी से बताओ क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। आपके पास है 5 सेकंड, हमेशा की तरह। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए आपको तुरंत बताना होगा विद इन अ सेकेंड। तो जल्दी बताओ भाई कि टिंचर आयोडीन क्या है। तो इसका आंसर है भाई ऑप्शन डी। तो किन किन बच्चों ने सही बताया आप कमेंट डाउन करो अपना नाम। ऑप्शन डी करेक्ट है कि आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन हमारा टिंचर आयोडीन कहलाता है। तो टिंचर आयोडीन क्या होता है? आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन। तो भूलना नहीं, अगर क्वेश्चन आ जाता है जी कप में तो आप इसको करके आओगे। ना ही जलीय यानी वाटर के साथ विलयन नहीं होता, ना ही एसिटिलीन के साथ भी नहीं होता, ये बेंजीन के साथ का भी विलयन नहीं होता, लेकिन ये आयोडीन का एक अल्कोहलिक विलयन होता है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन था, तो इसको नोट डाउन कर लोगे अपने नोट में भी, क्योंकि कई बुक में भी आपको ये नहीं मिलेगा। और कैसे पाओगे बताओ आप? इतने ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं आपके, आप कोई भी एंट्रेंस बुक उठा के देख लो, इतने
हज़ारों की संख्या में रहते हैं, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे वे में आपको सारा चीज़ एक प्रॉपर वे में हर चीज़ दिखा दिया जाता है कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा। अब टिंचर आयोडीन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, आयोडीन का एक अल्कोहलिक विलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन बनाई जाती है। क्वेश्चन क्या है? फिर से पढ़ो। मूत्र रोगों में यूरोट्रोपिन बनाई जाती है। क्या ऑप्शन है? क्लोरोफॉर्म से, ऑप्शन बी है नाइट्रोबेंजीन से, ऑप्शन सी है एसिटिक अम्ल से, ऑप्शन डी है फॉर्मिल्डिहाइड से। इन चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट है? आप जल्दी से बताओ। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक हिंट दे देता हूँ। इसका हिंट है, काफ़ी इजी सा हिंट है, आपको मैं बता दूँ। इसका भाई हिंट ये है कि जो पिछला क्वेश्चन था, जो उसका ऑप्शन था, वही करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। तो एक हिंट हो गया, आप बैक नहीं जाएंगे अच्छे से, ठीक है। जिसका मेमोरी शार्प होगा वो बता देगा, जिसको नहीं आता होगा वो भी बता देगा, क्योंकि ऐसा मैंने हिंट ही दे रखा है। तो बताओ कि मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन किस चीज़ से बनाई जाती है? क्लोरोफॉर्म से बनाई जाती है कि नाइट्रोबेंजीन से कि एसिटिक अम्ल से कि फॉर्मेल्डिहाइड से? इन चारों में से क्या ऑप्शन करेक्ट है? फटाक से बताओ। तो 5 सेकंड आपका ख़त्म होता है इसी के साथ। मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है फॉर्मेल्डिहाइड। तो जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, यही आपके मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन बनाई जाती है फॉर्मेल्डिहाइड से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी कम बच्चे ही इसका करेक्ट आंसर दे पाए होंगे, क्योंकि ये काफ़ी टफ टाइप के क्वेश्चन में आपका आ जाता है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में, समझने में, तो आप मेक श्योर लाइक करो, कमेंट तो ज़रूर करो भाई। कमेंट करते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि देख के कि हाँ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक बार और बता देता हूँ, पांडे जी टेक्निकल ऐप के बारे में। आप जाके डाउनलोड करो और उसको इंस्टॉल करो। आप उसमें 5 स्टार रेटिंग तो ज़रूर दो और वहाँ पर रिव्यू भी लिखो, ठीक है। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल है विभिन्न हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण, अल्कोहल एवं हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण, असंतृप्त वसीय अम्ल, असंतृप्त वसीय अम्लों के ग्लिसराइड। इन 4 ऑप्शन में से क्या सही है? आप जल्दी से बताओ कि वनस्पति तेल है क्या भाई? वनस्पति तेल है क्या? आपका ये विभिन्न हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है कि अल्कोहल एवं हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है, असंतृप्त वसीय अम्ल है कि असंतृप्त वसीय अम्लों के ग्लिसराइड हैं ये? तो आप जल्दी से बताओ, के पास 5 सेकंड का टाइम है, तो फटाक से बता दो भाई इसका आंसर है क्या, ठीक है। तो ठीक है, आप बच्चे बता भी रहे हैं, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन डी, असंतृप्त वसीय अम्लों के ग्लिसराइड। तो वनस्पति तेल क्या होता है भाई? वनस्पति तेल होता है असंतृप्त वसीय अम्लों के ग्लिसराइड होते हैं ये हमारे क्या, वनस्पति तेल। तो आपको जो बच्चे आपका ये आंसर बताए हैं कि ऑप्शन डी, उनको बहुत बहुत सारी बधाई हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन था भाई। क्योंकि ये पढ़ने के लिए आपको प्रॉपर अच्छे से काफ़ी चैप्टर के अंदर तक घुसना पड़ेगा। और जो बच्चे बता रहे हैं तो वो यानी उनकी तैयारी अच्छी चल रही है, और जो बच्चे नहीं बता पाए उनके लिए कोई बैड न्यूज़ नहीं है, वो भी अच्छे से मेहनत करें और यहाँ पे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, अच्छे से करें, मेहनत से करें, तो उनको भी आने लगेगा कुछ दिनों में ही। अभी एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है। तो इसका ऑप्शन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, असंतृप्त वसीय अम्लों के ग्लिसराइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, काफ़ी बड़ा देखने में लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं इसमें। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है, 2 गुब्बारों को हाइड्रोजन तथा हीलियम के समान ग्राम अणुओं में भरा जाता है। दोनों में एक ही आकार के छेद किए जाते हैं। सबसे पहले कौन सा गुब्बारा संकुचित हो जाएगा? आप इसका आंसर बताओ। काफ़ी, जैसे कि ये ना एक क्वेश्चन ऐसा है कि बेसिक सा, थोड़ा आपको दिमाग भी यूज़ करना पड़ेगा कि 2 गुब्बारों को हाइड्रोजन तथा हीलियम के समान ग्राम अणुओं से भरा जाता है। जैसे हमारा 2 गुब्बारे हैं, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। एक में तो हमने हाइड्रोजन के गैस भर दिया,
समान, जैसे 10 ग्राम हाइड्रोजन के अणु हैं, ठीक है, और इसमें हमने हीलियम का भर दिया 10 ग्राम। तो बताओ कि सबसे पहले अगर इसमें एक छोटा सा छेद कर दिया जाए यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे एक छोटा सा छेद कर दिया जाए, इसमें यहाँ छोटा सा छेद कर दिया जाए, तो कौन सा गुब्बारा हमारा सबसे तेज़ी से पचक जाएगा? जल्दी से बताओ इसका आंसर। कौन सा गुब्बारा हमारा सबसे जल्दी से पचक जाएगा? हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा संकुचित होगा कि हाइड्रोजन से भरा सॉरी ऑप्शन क्या है? हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा संकुचित नहीं होगा। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा संकुचित होगा, हीलियम से भरा गुब्बारा दोनों एक ही समय पर संकुचित होंगे। यानी सबसे पहले कौन पचकेगा? आप जल्दी से बताओ। बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा। तो जो जिस गुब्बारे में आपका हाइड्रोजन भरा हुआ है ना, अगर उसमें छेद कर दिया जाए तो वो ज़्यादा तेज़ी से आपका क्या हो जाएगा? ज़्यादा तेज़ी से वो ज़्यादा तेज़ी से आपका संकुचित होगा। उसका रीज़न ये है कि क्या है ना, कि आपका जो ये हाइड्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन के अणु होते हैं, वो सबसे ज़्यादा हल्के होते हैं। आपको भी पता है कि नंबर 1 पे हमारा हाइड्रोजन आता है, फिर हीलियम आता है। हीलियम से भी पहले आपका हाइड्रोजन आता है, यानी हीलियम जो हमारा सबसे हल्का होता है। तो हीलियम के जो अणु होंगे वो सबसे ऊपर भाग जाएंगे, हाइड्रोजन के सबसे पहले ऊपर जाएंगे और हीलियम के थोड़े धीरे जाएंगे हाइड्रोजन के मुकाबले में, ठीक है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा हमारा सबसे पहले संकुचित होगा। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, काफ़ी ज़्यादा आपका बोल सकते हो कॉमन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसमें कॉमन सेंस काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता इसको, यानी कोई भी नॉर्मल बच्चे भी बता सकते थे अगर वो अपना दिमाग यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है कि आग बुझाने वाली गैस है। आग बुझाने वाली गैस क्या है भाई? ऑप्शन ए है नियोन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। फटाक से बताओ भाई, काफ़ी ज़्यादा इजी है। हमारा नियोन होता है कि नाइट्रोजन होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है? इन चारों में से क्या ऑप्शन सही होगा? कि आग जैसे कहीं पे लग गई, हमारा मान लो ये हमारा घर हो गया, ठीक है। अब इस घर में हमारा आग लग गया, अगर यहाँ पे हमको बुझाना है तो यहाँ पे हम लोग किस चीज़ गैस का यूज़ करेंगे कि ये आग बुझ जाए? जल्दी से ऑप्शन बताओ। ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है? काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा आपके डेली यूज़र्स में भी देखते होगे, कहीं हॉस्पिटल में जाते होगे तो वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर भी लगा रहता है। तो वहीं सबका प्राइम एग्जांपल ले के आप जल्दी से बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस होता है जिसका यूज़ करते हैं हम लोग आग बुझाने के लिए। इसका यूज़ किसके लिए करते हैं? आग बुझाने के लिए। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और वहीं अगर बात करूँ, जैसे आपका ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन होता है, ये आग लगाने के काम में आ जाता है। तो इसके प्रेजेंस में आग जो होता है वो ज़्यादा तेज़ से लगती है। अगर ये नहीं रहेगा ऑक्सीजन तो आग लगना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन से आग लग जाती है काफ़ी तेज़ी से, लेकिन आग बुझाने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। ये एक ऐसी गैस होती है जिसका यूज़ करते हैं आग बुझाने के लिए, ठीक है। तो जो बच्चे ऑप्शन सी दिए उनका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं भाई। काफ़ी ज़्यादा सिंपल होने वाला होगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा, क्योंकि अभी हम लोगों ने पिछले 8-9 क्वेश्चन तो ऐसे ही बराबर करते आए हैं काफ़ी आसान तरीके से। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है वह स्थिति जिसमें अणुवीय आकर्षण अधिक दृढ़ होती है। ठोस, गैस, द्रव्य, वाष्प, इन चारों में से अणुवीय आकर्षण किसमें अधिक होती है? पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बता दिया इसका आंसर, कि प्राइम एग्जाम्पल के साथ बताया था कि हमारे यहाँ पे सॉलिड है, द्रव्य है और गैस है। इन चारों का कैसा कॉन्सेप्ट होता है अगर अणु इंटरमॉलिकुलर फोर्स या फिर आपको गतिज ऊर्जा को लेके देखें तो क्या होता है। तो जो बच्चे अपना पिछला लेक्चर भी देखे होंगे उन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट आज वालों के लिए मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा अणुवीय आकर्षण किस में होती है? सॉलिड में होती है, यानी ठोस में होती है। फिर सॉलिड के बाद लिक्विड में होती है और सबसे कम हमारा गैस में होता है, ठीक है।
तो सबसे ज़्यादा हमारा सॉलिड में होता है। तो यहाँ पे हमको पूछ रहा है सबसे अधिक किस में होती है ना, तो सबसे अधिक ठोस में होती है, यानी सॉलिड में। तो कहाँ पे हम लोग ढूंढते हैं ठोस कहाँ पे, आप जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी में ठोस कहाँ है? तो हमारा ऑप्शन ए में ठोस है। तो हम लोग यहाँ पे ढूंढ के ऑप्शन ए क्या कर देंगे, करेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा ऑप्शन ए ठोस करेक्ट है। इसमें आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है, इनके अणुवीय में आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। जिनका जिनका करेक्ट था उनको बहुत सारी बधाइयाँ बोलें कि क्या बोलें, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है भाई, तैयारी आपकी नंबर 1 चल रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार देख लेते हैं हमारा पांडे जी टेक्निकल मोबाइल एप्लीकेशन। आप जाओ सर्च करो, अदरवाइज़ आपके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन का, उसको डाउनलोड करो। और मैंने आपको कुछ टास्क दिए हैं, 5 स्टार की रेटिंग और वहाँ पे एक रिव्यू ड्रॉप करो। और वो सब ड्रॉप करने के बाद उसके अंदर आपको बैचेस परचेस करने हैं। जो बैचेस होंगे वो आपके काफ़ी ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। 99 रुपीज़ के हैं, 199 रुपीज़ के हैं। उनमें आपको क्या मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट मिलेगा, PDF नोट्स मिलेंगे, फ्री क्लासेस मिलेंगे और पेड क्लासेस भी आपको मिलेंगे। तो इस वजह से ये जो हमारा पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन है काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखो तो आपका जो GCAP का एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कितना ही दिन रह गया है, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन और है। तो इसीलिए आप जाओ यार, कहीं भी आप अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करोगे वहाँ पे भी 1 महीने का आप 250 रुपये दे के आ जाओगे, लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम कॉस्ट है वो 199 है और 99 में भी आपको मिल रहा है। तो आप ज़रूर जाके परचेज़ करो। अगर आपको टॉप कॉलेज से आपका फ्यूचर सिक्योर करना है तो आप मेक श्योर जाओ, अच्छे से पूरा पढ़ो, ठीक है, और आगे बढ़ो यार। अब क्या ही बताऊँ मैं, पढ़ोगे तो तभी तो आगे बढ़ोगे। 9 ऊपर का तो हो गया हमारा, ठीक है, ये सब तो हो ही गया। 9 आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो तो वाष्पीकरण किधर घटेगी, शून्य हो जाएगी, सामान्य बनी रहेगी, बढ़ेगी? तो वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, बताओ। दर बढ़ेगी कि घटेगी कि शून्य हो जाएगी कि क्या होगी? जल्दी बताओ, आपके पास है 5 सेकंड, ठीक है, बताओ जल्दी बताओ भाई। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है कि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर जो है, यानी वाष्पीकरण का जो दर है वो क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा कि शून्य हो जाएगा कि समान बना रहेगा कि बढ़ेगा? इन चारों में से क्या करेक्ट है? ABCD आपके पास ऑप्शन भी हैं, इन चारों में से क्या ऑप्शन सही है? जल्दी बताओ कि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है यार, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, घटेगी। अगर आपका वायु है, ठीक है, अगर वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर जो होगी ना वो कम हो जाएगी। अगर वहीं आपके जो वायु है उसमें जलवाष्प की मात्रा कम है तो आपकी वाष्पीकरण दर बढ़ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इसका आंसर भी कितना सिंपल था। तो इसीलिए इसका आंसर ए करेक्ट है। और कई बच्चे अपना कमेंट नहीं कर रहे हैं आंसर, ये बोल रहे हैं कि आप देख नहीं रहे हो, ये नहीं कर रहे हो। तो यार आप कमेंट तो करो, आपका जॉब है करना कमेंट, ठीक है। आपको भी पता है कि क्या कर्म करो और फल की चिंता ना करो। तो आप जो आपका काम है वो तो करो। जैसे मेरा काम है, मुझे काम है पढ़ाना, तो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ। तो आपका काम है पढ़ना, और उस पढ़ने में ये भी है कि जो मैं क्वेश्चन पूछूं उसका आप आंसर दो लाइव चैट या कमेंट में, तो वो आंसर दे दिया करो। अब मैं उसका रिप्लाई दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ वो तो नहीं कंसिडर करो ना, आप आंसर दे दिया करो, आप अपना काम करो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या क्वेश्चन है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल है गैस के अणुओं का पात्र, यहाँ पे क्वेश्चन एक बार और देख लो। वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल है गैस के अणुओं का पात्र का दीवार से चिपक जाना, कि गतिज ऊर्जा का क्षय होना, का दीवार की ओर त्वरित होना,
के दीवार के टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन। इन चारों ऑप्शन में क्या करेक्ट है? एक बार और अपना क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको बोल सकते हो ईजी लैंग्वेज नहीं है। अगर ईजी लैंग्वेज होता तो देख के आप बता सकते थे, लेकिन इसको अच्छे से एक बार क्वेश्चन पढ़ो। मैं तो बोल ही रहा हूँ, ठीक है? तो क्वेश्चन एक बार पढ़ो, क्या है? वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल है। गैस के अणुओं का पात्र का दीवार से चिपक जाना, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा का क्षय होना, गैस के अणुओं का दीवार की ओर त्वरित होना, गैस के अणुओं का के दीवार के टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है भाई, गैस के अणुओं के दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन। ठीक है, क्यों होगा? जैसे आपका कोई मान लो गैस द्वारा पात्र के दीवार, जैसे हमारा एक पात्र हो गया, ठीक है, उसमें गैस द्वारा उसके दीवार पर लगाया गया बल गैस के अणुओं के दीवार के टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, उनके अगर दीवार से टकरा रहे हैं तो जो गैस के अणु हैं उनके संवेग में, वेलोसिटी में आपका अंतर हो जाता है टकराने के कारण। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये हमारा ऑप्शन है रॉन्ग है कि पात्र पर चिपक जाता है। चिपक कैसे जाएगा भाई? ये हमारा ऑप्शन है रॉन्ग है। ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा का क्षय होना, ये भी गलत है। ऑप्शन सी का दीवार की ओर त्वरित होना, ये भी गलत है। लेकिन दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन, ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? वो भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला है उन बच्चों के लिए जिन्होंने तैयारी की है, ठीक है, और प्रॉपर पांडे जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल से जो जुड़े हैं स्टार्टिंग से ही और टॉप के कॉलेजेस पाने के लिए वो कंटेंडर हैं, उन लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है ये भी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन भाई पढ़ लेते हैं, क्या है क्वेश्चन? है कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है किस में आपकी? बताओ। गैस में, मेटेलॉइड में, ठोस में, तरल में? कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई। यानी इससे भी सिंपल क्वेश्चन हो सकता है क्या? इससे भी सिंपल क्वेश्चन हो सकता है क्या? आप जल्दी बताओ। आप बच्चे आप खुद ही बताओ कि इससे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है। जब हमने बात किया गतिज ऊर्जा की, अभी हमने जब बात किया अणुक बल के लिए, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स के लिए अगर जब बात किया, तो उसमें आपका जो सॉलिड होता है वो सबसे ज़्यादा होता है उसके अंदर, ठीक है। फिर लिक्विड की बारी आती है, फिर गैस की बारी आती है, ठीक है, सॉरी। बट जब बात आती है आपकी गतिज ऊर्जा की, जब बात आती है आपकी गतिज ऊर्जा की, तो उसमें जो गैस होता है ना, इनका गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद लिक्विड का नंबर आता है और सबसे कम आपके पास सॉलिड का आता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि गैस के अंदर सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है। अगर सबसे कम क्या नहीं, अगर अधिकतम की जगह न्यूनतम बोलता तब क्या ऑप्शन क्या होता आंसर? आप जल्दी से कमेंट में बताओ। अगर कणों की न्यूनतम गतिज ऊर्जा पूछ लेता भाई आपसे, तो आपका ऑप्शन क्या होता? आपका आंसर क्या होता? जल्दी बताओ, फटाक से बताओ। अगर पूछता कि न्यूनतम क्या है, तो अधिकतम के लिए तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है कि हमारा अधिकतम गैस में होता है। लेकिन न्यूनतम अगर पूछता तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होता। न्यूनतम होता है ठोस में। ठोस के अंदर हमारा जो कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो भाई सबसे कम होती है, सबसे कम होती है आपके सॉलिड में और सबसे ज़्यादा होती है गैस में। तो होपफुली ऐसे टाइप का क्वेश्चन तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, और छोड़ के भी तो बिल्कुल ही नहीं आओगे, क्योंकि यार इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या? अभी बताओ, इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है? नहीं हो सकता ना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई? आगे है निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील की में कठोरता आती है? बताओ। जिंक, सीसा, कार्बन, टिन, इन चारों में से क्या ऑप्शन करेक्ट है? बताओ। निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? जिंक, सीसा, कार्बन, टिन, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि स्टेनलेस स्टील में किस चीज़ की वजह से इतनी हार्डनेस आती है? इंग्लिश वालों के लिए बता दूँ, किस वजह से इतनी हार्डनेस आती है, किस पदार्थ की वजह से? जल्दी बताओ भाई, आपके पास 5 सेकंड है। क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्दी बताओ फटाक से। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, काफ़ी ज़्यादा ईजी है, तो जल्दी बताओ। तो इसका आंसर क्या है भाई? इसका आंसर है कार्बन।
तो स्टेनलेस स्टील जो हमारा होता है, स्टेनलेस स्टील, इसके अंदर कार्बन भी हमारा मिक्स होता है, आपको पता होगा। जो स्टेनलेस स्टील होता है इसके अंदर हम कुछ परसेंटेज मात्रा में कार्बन भी ऐड करते हैं अपने कठोरता लाने के लिए, यानी इसको मजबूत करने के लिए, इसके अंदर हार्डनेस लाने के लिए हम लोग इसके अंदर कार्बन का भी कुछ परसेंटेज मिक्सचर करते हैं। तो कार्बन का है हमारा ऑप्शन सी, तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि कठोरता लाने के लिए स्टेनलेस स्टील में हम लोग कौन सा सब्सटेंस, कौन सा पदार्थ यूज़ करते हैं, वो है हमारा कार्बन। तो जिन बच्चों ने कार्बन अपना दिया था, बहुत सही भाई, उनके लिए एक इमेज बना देता हूँ मैं खास उनके लिए। वाह, क्या स्माइलिंग फेस, कैसा हमारा ड्राइंग है आप बताओ, कमेंट करके ही बता दो कैसा ड्राइंग है। नाउ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया, काफ़ी ज़्यादा सिंपल भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल होने वाला है और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीतल मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन से हैं? तांबा तथा जस्ता, तांबा तथा लोहा, तांबा जस्ता तथा निकल, तांबा तथा निकेल। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, क्या ऑप्शन करेक्ट है? पीतल मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन से हैं? तांबा तथा जस्ता, तांबा तथा लोहा, तांबा जस्ता निकेल और तांबा निकेल। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आपके पास है 5 सेकंड आपके पास है, ठीक है, जल्दी बताओ। ABCD के फॉर्म में आप बताओ। तो इन चारों में से आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, तांबा तथा जस्ता। जो पीतल मिश्र धातु होता है इसमें प्रमुख मुख्य क्या होते हैं? तांबा तथा जस्ता। तो तांबा और जस्ता जो होता है वो मुख्य घटक होता है हमारा किसमें? पीतल धातु में। तो अगर ये आ जाता है पीतल धातु के लिए, तो आप ऑप्शन ए अगर कहीं पे भी रहेगा तांबा तथा जस्ता, तो आप टिक करके आ जाओगे क्योंकि ये करेक्ट ऑप्शन है। तो कितने बच्चों का करेक्ट है? मैक्सिमम ऑफ द बच्चों का करेक्ट होगा, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और एक बात और यार, ये क्लास लाइव नहीं चल रही है, ये क्लास प्रीमियर हो रही है, ठीक है। तो आप कमेंट डाउन करते रहो बराबर, और आप कमेंट डाउन करते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। हम आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेनलेस स्टील का घटक नहीं है? लो भाई, अभी घटक वाला आया था, अब कौन सा घटक नहीं है वो पूछ लिया। ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल ही होगा। ऑप्शन क्या है? एल्युमिनियम, दूसरा क्रोमियम, तीसरा लोहा, चौथा निकल। इन चारों में से बताओ कौन सा घटक नहीं है? इन चारों में से बताओ, बता दो भाई, बता दो भाई, इन चारों में से ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट है कि इनमें से कौन सा स्टेनलेस स्टील का घटक नहीं है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम। तो कितने बच्चों का ये आंसर सही है आप जल्दी से अपना बता दो लाइव चैट में, और कितने बच्चों ने जी किन किन बच्चों को आता था आंसर वो भी बता दो। तो जो स्टेनलेस स्टील होता है बच्चों, जो स्टेनलेस स्टील होता है इसके अंदर एल्युमिनियम नहीं पाया जाता, ठीक है। क्रोमियम होता है, लोहा होता है, निकल भी होता है, ठीक है। क्रोमियम भी होता है, लोहा भी होता है और निकल भी होता है, लेकिन आपका जो एल्युमिनियम होता है वो इसके अंदर नहीं पाया जाता। कार्बन हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं हार्डनेस को बढ़ाने के लिए, लेकिन आपका जो एल्युमिनियम होता है वो इसके अंदर ऐड नहीं करते। तो ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा कि एल्युमिनियम हमारा स्टेनलेस स्टील का घटक नहीं होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो गया, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा बार आपको पूछा जा रहा है आजकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। नाउ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अल्कोहल तथा अम्ल के बीच अभिक्रिया कहलाती है? एस्टीकरण, साबुनीकरण, जल अपघटन, हाइड्रोजनीकरण। इन चारों ऑप्शन में क्या करेक्ट है? फटाक से आप बता दो भाई। ये सब क्वेश्चन में आप क्या यार, क्या न्यूमेरिकल तो है नहीं कि आप कुछ समझोगे, इसमें बस एक ही फंडा काम करेगा, याद, ठीक है। याद, आपको याद करना पड़ेगा। अगर याद भी नहीं करना चाह रहे हो तो आपको बस यहाँ पे पांडे जी टेक्निकल जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बस देखना है आपको क्वेश्चन, ठीक है।
कमेंट डाउन करते जाना है। यहाँ पे हम लोग आंसर आपको बताएंगे, आपका रिवीजन जिसको नहीं आता उसको आ जाएगा, और जिसको आता है उसका रिवीजन हो जाएगा काफ़ी सिंपल वे में। तो इसका आंसर क्या होगा कि अल्कोहल तथा अम्ल के बीच अभिक्रिया कहलाती है। क्या है आंसर, जल्दी बता दो भाई। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस्टीकरण। तो एस्टीकरण ही हमारा क्या होता है, कौन सी प्रोसेस होती है, एस्टी क्रिया हुई हो क्या होती है, अल्कोहल तथा अम्ल के बीच अभिक्रिया ही हमारे एस्टीकरण होगी। आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इसको रिवर्स करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ लेगा कि एस्टीकरण कहलाती है, ठीक है। आंसर ऑप्शन क्या दिया होगा, अल्कोहल तथा अम्ल के बीच अभिक्रिया। तो आप यहाँ पे ये टिक करके आ जाओगे। अब यहाँ पे देखो, ये हमने क्वेश्चन करा दिया, तो आपको ये क्वेश्चन एक और तैयार हो गया कि एस्टीकरण क्या कहलाती है। अल्कोहल जैसे जो दारू होती है, अल्कोहल होती है, अल्कोहल और अम्ल यानी कि एसिड के बीच की जो हम लोग अभिक्रिया यानी प्रोसेस रिएक्शन होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, एस्टीकरण। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का सही होगा, मुझे ये भी पता है। तो ऑप्शन है क्या है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे क्या है भाई देख लेते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध निम्न में से किसके द्वारा बनता है। काफ़ी सिंपल, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप जल्दी से बताओ। दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध निम्न में से किसके द्वारा बनता है। इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आकर्षण द्वारा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा, विद्युत आकर्षण के द्वारा। इन चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट है भाई, आप जल्दी बताओ। आपके पास है 5 सेकंड, जल्दी बताओ कि दो परमाणु है हमारा, ठीक है, उनके बीच में सहसंयोजक बंध किसके द्वारा होता है, बताओ। इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आकर्षण द्वारा, कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा, कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा, कि विद्युत आकर्षण द्वारा। जल्दी से बताओ आप, इसका ऑप्शन क्या होगा। तो भाई फटाक से बताओ, काफ़ी ज़्यादा सिंपल और काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये, आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट में आ जाता है। काफ़ी ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, पिछली बार भी कई बार आ चुका है, ठीक है। तो अच्छे से इसको पढ़ो और फिर बताओ कि दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध निम्न में से किसके द्वारा बनता है। तो भाई इसका आंसर बता दिया जाए, जल्दी बताओ। ABCD में से आप जल्दी से बताओ, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के द्वारा हमारा ये जो दो परमाणु के बीच सहसंयोजक बंध होता है, जो बॉन्ड होता है वो बनता है, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कितने बच्चों का करेक्ट था भाई, आप बता दो एक बार, तो कितने बच्चों का करेक्ट था ये ऑप्शन बी, कितने बच्चों ने बताया था वो भी बता दो। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा हमारा दो परमाणु के बीच सहसंयोजक बंध बनता है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन, ठीक है। कुछ ऐसे ही कंसेप्ट पे काम करता है, जैसे दो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। तो ये सब आपको केमिस्ट्री में जो हमारे पेड बैचेस हैं या फिर जो पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन है उसके अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हर एक चीज़ तो हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं, आपको भी पता है। यहाँ पे हम लोग बस रिवीजन कर रहे हैं और अच्छे से प्रॉपर रिवीजन कर रहे हैं। जिसको कुछ नहीं आता उसको भी आ जाएगा और जिसको बहुत कुछ आता है उसका रिवीजन हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु संख्या 55 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में स्थित है। हमारा परमाणु संख्या 55 है जिसका, यानी एटॉमिक नंबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंग्लिश वालों के लिए कुछ, जल्दी बता दो आप, ऑप्शन टिक करते रहो। यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ABCD में से कौन सा आपका करेक्ट होगा, जल्दी बताओ। एटॉमिक नंबर हमारा 55 है, ठीक है। अब ये हमारे किस आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में आता है, यानी यस ब्लॉक आता है, 4 ब्लॉक होते हैं, यस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की, डी ब्लॉक की, एफ ब्लॉक। इन चारों में से किस ब्लॉक में हमारा आता है
55 एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट होता है। बताओ भाई, बताओ। आज तो बताना ही पड़ेगा क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन आपका है ये। 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा, फटाक से बताओ। काफ़ी बच्चों के करेक्ट आंसर आ भी रहे हैं, तो करेक्ट आंसर सबको ही पता है भाई, एस ब्लॉक। तो जो हमारा एस ब्लॉक होता है, ठीक है, एस ब्लॉक जो होता है इसके अंदर ही हमारा परमाणु संख्या 55 वाला जो एलिमेंट होता है वो पाया जाता है। तो एस ब्लॉक करेक्ट ऑप्शन है आपका। ऑप्शन ए जो हमारा है वो करेक्ट ऑप्शन है, और काफ़ी बच्चों ने करेक्ट ऑप्शन दिया है, ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट है? ऑप्शन करेक्ट है हमारा ए, जो 55 नंबर वाला एटॉमिक नंबर वाला होगा वो एस ब्लॉक में आएगा, आपका आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में स्थित होता है। नो, आगे बढ़ते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये तो क्वेश्चन हो गया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन था। अगर आप बोलो कि इसको अब मैं यहाँ पे समझाऊँ तो यार कैसे पॉसिबल है, आप ही बताओ। ये सब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको अंदर पूरा पीरियोडिक टेबल वाला कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बोल रहे हो तो अगर किसी कन्फ्यूज़न है तो मैं एक लेक्चर लेकर आ जाऊँगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, बट आप कमेंट डाउन करो, ठीक है। तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगा कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि कौन सा किस आवर्त सारणी के किस टेबल में, ठीक है। तो उसके लिए एक अलग लेक्चर बना दूंगा। बट अब कहो कि यहाँ पे मैं समझा दूँ 10 सेकंड में, 2 मिनट में, तो वो कैसे पॉसिबल है? आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है, आपको पूरा अच्छे से जाना है तो बोल दो, मैं एक प्रॉपर एक लेक्चर बन जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एस ब्लॉक। नो भाई, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? जल के उबलने से वो जल वाष्प का निर्माण, बर्फ़ के पिघलने से जल प्राप्त होना, जल में नमक का घुलना, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का दहन। लिक्विड पेट्रोलियम गैस का दहन, जल्दी बताओ कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी कौन सा केमिकल चेंज है, यानी कौन सा रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लिया, यहाँ पे भौतिक परिवर्तन नहीं पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, यानी कि हमारा कौन सा इसमें से केमिकल है। तो ये बताओ कि आपको भी पता है कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जो कि रिवर्स हो जाए। रिवर्स हो, यानी दूध से दही बन गया, अगर दही से फिर से दूध बन जा रहा है तो हमारा भौतिक परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन अगर वो एक चीज़ अगर दूसरे चीज़ में कन्वर्ट हो गई, अगर वो फिर से वो पुराने वाले चीज़ में नहीं जा सकती, तो वो हमारा केमिकल चेंज होगा। जैसे आप दूध से दही बना दिए, आप कहो दही से फिर से दूध में हम बना दें, तो वो नहीं हो सकता। इसीलिए दूध का दही में बनना हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे हमको ढूंढना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ये ऐसा है जो कि हमारा रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पे हमारा भौतिक परिवर्तन नहीं है, वही चीज़ हमको टिक करना है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं भाई। पहला ऑप्शन है जल के उबलने से जल वाष्प का निर्माण। जल के उबलने से जल वाष्प का निर्माण। आप बताओ, आप जैसे बाल्टी लियो, इसमें यहाँ पे पानी है, जब इसको नीचे से उबालोगे आप, ठीक है, यहाँ से उबालोगे तो जो वाष्प रहेगा वो ऊपर जाके चिपक जाएगा और वहाँ पे फिर से वो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। तो ये देख रहे हो, ये पानी वाष्प तो बना, लेकिन वो ऊपर जाके फिर से पानी बन गया। वाष्प बना, फिर से जाके पानी बन गया, तो कुछ मतलब निकला। ये तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स हो जा रहा है, भाप से फिर से पानी में बन जा रहा है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाए, सॉरी रॉन्ग हो जाएगा। अगले ऑप्शन पे देखते हैं, बर्फ़ के पिघलने से जल प्राप्त होना। अब बर्फ़ है वो जल बन गया, अब जल को फिर से बर्फ़ में तो बना ही सकते हैं फ्रीजर में डाल के, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो रिवर्स हो जा रहा है भाई। ऐसा हमको ऑप्शन ढूंढना है जो कि रिवर्स ना हो सके। जल में नमक का घुलना, अब जल में नमक तो घोल दिया, फिर से उसको अगर नमक जल का घोल यहाँ पे है उसको गर्म कर दो तो जल ऊपर चला जाएगा, नमक नीचे रह जाएगा, तो ये भी नहीं है। अब एलपीजी का दहन, एलपीजी एक बार जल गया तो फिर से उसको नहीं बना सकते हम लोग। जैसे आपका गैस चूल्हा है, उसके अंदर आग जल रही है, तब ये कहो कि ऊपर का जो स्मोक है, धुआं है, उसको फिर से हम एलपीजी में कन्वर्ट कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि एलपीजी का जलना जो होता है, दहन होता है, वही हमारा भौतिक परिवर्तन नहीं है। बाकी सब इन तीनों ऑप्शन में सारे के सारे भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये काफ़ी ज़्यादा ईजी था, काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या है, आगे क्या है देखते हैं। आगे है, किस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कौन सा ऐसा रूल है, कौन सा ऐसा नियम है
जो कि कहता है कि द्रव्य को न बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन है आपका निश्चित अनुपात का नियम, ऑप्शन बी है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऑप्शन सी है गुणित अनुपात का नियम, ऑप्शन डी है आवोगाद्रो का नियम। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही, आप जल्दी से बताओ, आपके पास है 5 सेकंड। ये सब देखो, ये सब याद करने वाले टॉपिक हैं यार, ये सब याद किए रहोगे तभी बता पाओगे। इन सब में कोई आपका फार्मूला थोड़े लगने वाला है, ठीक है। तो आप फटाक से बताओ, ये सब प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है, तो इस वजह से भी आपका काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो और कुछ आप कोशिश क्या करो कि क्वेश्चन से इसको रिलेट भी क्या करो, आपको हिंट भी दे दिया मैं, ठीक है। तो आप जल्दी से बताओ इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए होगा सही कि बी होगा सही कि डी होगा सही, क्या ऑप्शन सही होगा, आप जल्दी बताओ, जल्दी बता दो भाई क्या सही होगा। हो तो भाई आपका 5 सेकंड ख़त्म होता है। मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या सही होगा। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है यही हमारा कहता है कि द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। किसको किसको पता था आप बता दो भाई। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, द्रव्यमान का संरक्षण नियम ही हमारा क्या है कि द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, काफ़ी ज़्यादा इसी था। ये सब याद करने वाला हो, देखो जिसको याद होगा वो तुरंत बताएगा और बढ़िया कॉलेज लेकर निकल जाएगा, आपको काफ़ी नीचे ढकेल देगा, रैंक में भी बढ़िया नंबर ला के। इसलिए आपको हर एक चीज़ याद करना पड़ेगा। अगर आप बुक से नहीं याद कर रहे हो तो यहाँ पांडे जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे बने रहो, आपका सारा प्रिपरेशन जो है वो अच्छी तरीके से होता रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, आगे अपना क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा सिंपल होने वाला है पांडे जी टेक्निकल के एस्पिरेंट्स जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस, एसिटिलीन, एथिलीन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, जल्दी बताओ, के पास है 5 सेकंड का टाइम। जल्दी बताओ भाई कि जो हरे फल होते हैं उनको आर्टिफिशियल रूप से यानी कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा गैस हम लोग यूज़ करते हैं, कौन सा गैस हम लोग प्रयुक्त करते हैं, जल्दी बताओ। वो एसिटिलीन है कि एथिलीन है कि एथेन है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जल्दी बताओ भाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, बता दूं, ABCD में जल्दी बताओ यार, आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। ए है, बी है, सी है, डी है, इन चारों में से क्या है, आप जल्दी बताओ। बताते रहो यार, क्योंकि बताते हो ना तो हम लोग का भी मोटिवेशन अप होता है। तो इसका आंसर क्या है, जल्दी बताओ आप लाइव चैट में। तो इसका आंसर है भाई काफ़ी ज़्यादा सिंपल है कि हरे फलों को नेचुरल आर्टिफिशियल रूप से बनाने के लिए हम लोग एसिटिलीन का यूज़ करते हैं। एसिटिलीन का यूज़ हम लोग, एक ऐसा गैस होता है जिसको हरे फलों को हम पकाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। तो कितने बच्चों का सही था ये भी बता दो भाई, एसिटिलीन कौन कौन बता रहा था। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त होने वाला अल्कोहल। जो हमारा साबुनीकरण होता है उस प्रक्रिया में, उस प्रोसेस में प्राप्त होने वाला कौन सा अल्कोहल होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, एथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल, कास्ट स्प्रिट, ग्लिसरॉल। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या सही है, आप जल्दी बताओ। कि जो हमारा साबुनीकरण प्रक्रिया होती है, वो जब होती है तो उसमें कौन सा हमको अल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। जो प्रोडक्ट होता है उसमें अल्कोहल कौन सा प्राप्त होता है, इन चारों ऑप्शन में से जल्दी बताओ। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होता है, गलत सही कुछ भी बताओ, बट हाँ बताओ, क्योंकि आप जब बताओगे तभी आप जान पाओगे, सीख पाओगे। तो यहाँ पे तो बताओ, यहाँ पे जितनी गलतियाँ करनी है यहाँ पे कर लो, क्योंकि जो अब एग्ज़ाम्स में बैठोगे तो वहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए भाइयों, मित्रों, बच्चों, अब तो सब लोग ही हो, ठीक है। तो जल्दी बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपके पास है मात्र 5 सेकंड, फटाक से बताओ। ठीक है भाई, तो मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट बता ही रहे होंगे, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त होने वाला अल्कोहल होता है भाई हमारा ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल जो होता है ये एक ऐसा अल्कोहल होता है जो कि हमारा साबुनीकरण प्रक्रिया जब होती है तो वहाँ पे उत्सर्जित होता है, यहाँ पे हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, साबुनीकरण प्रक्रिया के लिए प्राप्त होने वाला अल्कोहल ग्लिसरॉल होता है।
तो आज के बाद कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सही करके ही आना। अगर साबुनीकरण आ जाता है कि वहाँ पे साबुनीकरण प्रक्रिया से अल्कोहल कौन सा प्राप्त हो रहा है, तो आप ग्लिसरॉल टिक करके आओ। ये सब यार देखो याद करने वाले क्वेश्चंस हैं, तो प्रॉपर आप याद कर लो, और बिना इसके आपका हो भी नहीं पाएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम में। अगर आप सोच रहे हो कि टॉप के कॉलेजेस हमें क्लियर कर लें तो वो भी मुश्किल ही होगा, क्योंकि केमिस्ट्री आपको पता है कि 100 मार्क्स का वेटेज रखता है, 400 में से अकेले 1/4, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जी कप के लिए, अगर आपको टॉप कॉलेजेस लेना है। नहीं तो ऐसे इधर उधर के कॉलेजेस तो यार क्या मतलब है फिर इस पढ़ाई का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, उभयधर्मी। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्दी बताओ भाई कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है, उदासीन होता है कि उभयधर्मी होता है? जल्दी बताओ भाई, जल्दी, टाइम नहीं है ज़्यादा। तो आपके पास है 5 सेकंड, और मुझे उम्मीद है क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप लाइव चैट में बिछा दिए होगे भाई। इसका आंसर आप लाइव चैट में बिछा दिए होगे। ए बी 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 सी 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 डी 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 डी, इन चारों में से कुछ ना कुछ तो आप लोगों ने बिछा ही दिया होगा। इतना सिंपल जो क्वेश्चन है भाई, इतना सिंपल जो क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है भाई बच्चों, मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है, इसका आंसर है ABCD, उभयधर्मी। तो इसमें जो ऑक्साइड होता है हमारे एल्युमिनियम में, वो होता है ऑप्शन डी, उभयधर्मी ही हमारा एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है। ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर भी समझ में आ ही गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जिसको आ रहा होगा उसका रिवीजन भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो गया होगा, ये भी हमको पता है। आगे बढ़ते हैं अपना भाई। आगे क्या है? आगे है, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कीन में हाइड्रोजन के योग से होने वाली अभिक्रिया क्या है? बताओ कि जो हमारे निकेल है ये वाला निकेल, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। जो हमारी निकेल है, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कीन में हाइड्रोजन के योग से होने वाली अभिक्रिया क्या होती है? यानी अपचयन, उपचयन, योगात्मक, प्रतिस्थापन। इन चारों में से बताओ क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? बताओ। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कीन में हाइड्रोजन के योग से होने वाली अभिक्रिया है, तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसमें से हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, उपचयन। तो उपचयन ही हमारा क्या होता है कि निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कीन में हाइड्रोजन के योग से होने वाली अभिक्रिया है हमारी उपचयन। तो अगर आ गया तो उपचयन के लिए ये करोगे। अगर क्वेश्चन ये भी आ गया उपचयन क्या है, ये क्वेश्चन आ गया, तो ऑप्शन में अगर ये दिया हुआ है कि निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कीन में हाइड्रोजन के योग से होने वाली अभिक्रिया, तो आप ये टिक करके आ जाओगे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने का ये एडवांटेज रहता है भाई कि आप 2 से 3 क्वेश्चन आप तैयार हो जाता है एक क्वेश्चन से, ठीक है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। आप लाइव चैट में बिछाते रहो आंसर ऐसे ही कमेंट में, ठीक है, बताते रहो। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पाचन में मदद करने वाली अम्ल, यानी डाइजेशन में जो हेल्प करती है वो कौन सी एसिड है या अम्ल है जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है? काफ़ी ज़्यादा इजी है, काफ़ी ज़्यादा हम लोग नोन है, ये हमारे पेट के अंदर पाया जाता है ये एसिड। जैसे हमारा ये नाक हो गया, ये गला हो गया, ये हमारा पेट हो गया, ठीक है। तो पेट में पाया जाता है ये गैस, अमीनो एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड। एसिड को ही अम्ल बोलते हैं, ठीक है, एसिड को ही क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। तो कई बच्चे जो हिंदी वाले हैं वो जान ले भाई, क्योंकि मैं एसिड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो आप कंफ्यूज हो रहा हो कि सर यहाँ पे तो अम्ल लिखा है, आप सर एसिड क्यों यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो अम्ल होता है एसिड का मतलब। तो पाचन के लिए, डाइजेशन के लिए जो एसिड होता है जो हमारा, वो जल्दी बताओ क्या होगा? ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? काफ़ी ज़्यादा ईजी है, जल्दी बता दो भाई, जल्दी बता दो इसका ऑप्शन क्या है, क्या करेक्ट ऑप्शन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वही हमारा पाचन में मदद करने वाला अम्ल होता है। डाइजेशन में मदद करने वाली जो एसिड होती है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, HCl,
ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, काफ़ी बच्चों ने बताया होगा, मैं ये भी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि यार इतने इजी क्वेश्चन अगर नहीं बता पाओगे तो कैसे आप टॉप कॉलेजेस लोगे बताओ। टॉप के कॉलेजेस कैसे लोगे? आपको इस बार 350 नंबर लेके आना है एट एनी कॉस्ट। तो अगर 350 नंबर लेकर आना है तो भाई कुछ स्पेशल तो करना ही पड़ेगा ना। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है देखते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाँ आगे का क्वेश्चन है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तब उत्सर्जन पाया जाता है। जब हमारा लेड नाइट्रेट है, जो हमारा लेड नाइट्रेट है, उसको गर्म करते हैं, अगर उसका सॉल्यूशन है तो उसको अगर गर्म करेंगे तो उसके जब उत्सर्जन यानी उसके अंदर से कौन सा गैस निकलता है या फिर उसके अंदर क्या चीज़ हमारा नीचे बैठ जाता है। तो ऑप्शन है N2O3, NO2, B.N, C है NO और D है N2। तो इन चारों ऑप्शन में क्या करें, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया तो मैं लिख देता हूँ N2O3, NO2 और NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड और N2। इन चारों में से बताओ क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी बताओ भाई, काफ़ी ज़्यादा आसान है कि लेड नाइट्रेट को जब हम लोग गर्म करते हैं यानी हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें से क्या उत्सर्जन होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NO2 करेक्ट ऑप्शन है। तो जब हम लोग अपना लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो उसमें से उत्सर्जन में क्या होता है, NO2 होता है उत्सर्जित। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। जितने बच्चों ने बताया वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक यौगिक का अणुभार 98 है, उस यौगिक का वाष्प घनत्व होगा। क्वेश्चन क्या है, एक यौगिक का अणुभार 98 है तो उस यौगिक का वाष्प घनत्व क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 98, 49, 196, 294। जल्दी बताओ, ABCD में आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। ABCD इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर आ रहा है बी, सही है। तो भाई ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। 49 इज़ द करेक्ट आंसर। एक यौगिक का अणुभार 98 है तो उस यौगिक का वाष्प घनत्व कितना होगा, 98 क्या होगा, सॉरी 49 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर यौगिक का अणुभार 98 है तो उसका वाष्प घनत्व 49 होगा। तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। सॉरी, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्या है, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा देते हैं कहलाते हैं। जो हमारे उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक की शक्ति को जो बढ़ा देते हैं क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक, विष उत्प्रेरक, वर्धक, समांग उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक। इन चारों में से बताओ क्या ऑप्शन है करेक्ट है, बताओ। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और ऑप्शन को पढ़ के आप बता सकते हो कि क्या आंसर हो सकता है। कि ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा दें वो क्या कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई, इसका करेक्ट आंसर होगा कि उत्प्रेरक वर्धक। तो उत्प्रेरक वर्धक जो होते हैं, जो हमारे उत्प्रेरक वर्धक होते हैं वो क्या होते हैं भाई, वो एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे उत्प्रेरक की शक्ति को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा देते हैं, ये एक ऐसे पदार्थ होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जामिनेशन में कि ऐसे पदार्थ बताओ भाई कि जो उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा रहे हैं, तो आप बिना सोचे समझे जाके ऑप्शन बी जो रहेगा, ऑप्शन तो कुछ भी में भी हो सकता है, अगर उत्प्रेरक वर्धक है वहाँ पे तो टिक करके आ जाओगे। अगर उत्प्रेरक वर्धक नहीं है तो आपको नीचे आंसर दिया होगा नन ऑफ दीज, आप वो जाके टिक करके आ जाना, तो आपका आंसर आपका सही हो जाएगा। सो नाउ, हाँ ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं हमारा पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन जो कि हमारा आज ही लॉन्च हुआ है। इसको जाके मेक श्योर डाउनलोड करो और आपको भी पता है क्या करना है। सबसे पहले आप जल्दी से कमेंट डाउन करो आपको क्या करना है डाउनलोड करते ही, जो मैंने आपको बताया। ये देखो नाम ये है पांडे जी टेक्निकल ऐप का, अगर आपको नहीं पता, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, ठीक है, लिंक से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको सबसे पहला काम करना है भाई 5 स्टार की रेटिंग देनी है और वहाँ पे एक रिव्यू लिखना है,
ये दोनों काम आपको ज़रूर से ज़रूर करना है, क्योंकि ऐसा तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके अंदर आपके अंदर लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, PDF नोट्स, फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस सब कुछ मिलेगा एट ओनली 99 रुपीज़ और 199 रुपीज़। तो मेक श्योर आप जाके डाउनलोड करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। इसी के साथ मैं दिव्यांश शुक्ला आज से लेता हूँ आज के लिए विदा। थैंक यू। आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट डाउन ज़रूर करो, ठीक है। धन्यवाद।